हेलो फ्रेंड। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोगुलेंट एंड एंटी कोगुलेंट के बारे में। तो वीडियो क्लास तक बने रहेगा और चैनल पे नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो इसमें बात करेंगे कोगुलेंट एंड एंटी कोगुलेंट। एक तो कोगुलेशन मतलब ब्लड का थक्का जमाएगा, एक ब्लड के थक्का को कम करेगा। तो इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसमें वेरफेरिन वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। मैं क्वेश्चन डाल दिया हूँ, आप जाके प्ले लिस्ट से देख सकते हैं कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो आइए बात करते हैं कोगुलेंट्स होते क्या हैं। कोगुलेंट एक ऐसे ड्रग होते हैं जो कोगुलेशन को प्रमोट करते हैं, मतलब जो ब्लड का थक्का बनाते हैं उसको बोलते हैं कोगुलेंट ड्रग। जो कोगुलेशन होता है, कोगुलेशन के लिए कुछ हमारे कोगुलेंट फैक्टर होते हैं वह रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पे मैं जो कोगुलेंट फैक्टर होते हैं उनको हम बोलते हैं क्लॉटिंग फैक्टर भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं कि ब्लड का थक्का बनाने में हेल्प करते हैं। यहाँ पे कोगुलेंट फैक्टर हैं, टोटल 13 फैक्टर्स होते हैं कोगुलेंट फैक्टर। आपने पहले भी पढ़ चुका, मैंने सभी फैक्टर्स के नाम लिख दिए यहाँ पे। अगर इसकी आपको ट्रिक चाहिए याद करने की तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं इसके याद करने की ट्रिक बता दूंगा। ठीक है, वहाँ से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। कौन से मैकेनिज्म है ब्लड के क्लॉट होने का, थक्का बनने की क्या प्रोसेस है। तो इसमें आपको दो प्रोसेस आपको याद रखनी है। ठीक है, दो पाथवे याद रखनी है। एक हमारी होती है इंट्रिंसिक पाथवे, एक हमारी होती है एक्सट्रिंसिक पाथवे। और आपको यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना है, कॉमन पाथवे। अभी आपको यहाँ पे जो पाथवे मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमारे दो पाथवे होते हैं। एक हमारा इंट्रिंसिक पाथवे, एक हमारा एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है, एक होता है हमारा कॉमन पाथवे। आइए इसी को आपको बताते हैं कैसे क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे क्या हुआ है कि जो हमारे इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे होता क्या है, कब है। ठीक है, मान लीजिए पहले हम बात करते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे। जब मान लीजिए कि टिश्यू में ट्रॉमा हो गया, मतलब टिश्यू में अगर कट लग गया है, तो उस टाइम क्या होगा कि हमारे जो क्लॉटिंग फैक्टर रहते हैं, जब मान लीजिए कि हमारे अंदर कोई कट वट नहीं लगा है, कहीं पे भी हमें कोई इंजरी नहीं हुआ है, उस टाइम क्या रहते हैं हमारे जो क्लॉटिंग फैक्टर रहते हैं वह इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। मान लीजिए जैसे ही बॉडी में यहाँ पे कट लगा, ठीक है, यहाँ से क्या होंगे ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाए, तुरंत क्या होंगे कि हमारे जो फैक्टर्स है क्लॉटिंग फैक्टर वह एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे ही मान लीजिए टिश्यू ट्रॉमा हुआ, टिश्यू ट्रॉमा जैसे होगा कि तो हमारे जो फैक्टर नंबर 3 रहते हैं जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन बोलते हैं, ये फैक्टर नंबर 3 क्या होगा तुरंत हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही एक्टिवेट होगा तो यहाँ पे क्या होगा कि ये क्या करेगा, फैक्टर नंबर 3 यह क्या करेगा कि हमारा जो फैक्टर नंबर 7 रहेगा इसको क्या करेगा एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे मैंने ए लिख दिया, ए मतलब एक्टिव फॉर्म में। तो जैसे ही मान लीजिए यहाँ पे कट लगा, टिश्यू ट्रॉमा हुआ, तो हमारे जो फैक्टर नंबर 3 रहेंगे एक्टिवेट हो जाएंगे। अब यह हमारा जो फैक्टर नंबर 3 है क्या करेगा, जो फैक्टर नंबर 7 है इसको क्या करेगा एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। जैसे ही एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो अब हमारे जो ए वाले फैक्टर एक्टिवेटेड फॉर्म में है, ये क्या करेगा जो हमारे फैक्टर नंबर 10 रहेगा इसको क्या करेगा एक्टिवेटेड फॉर्म में कर देगा। ठीक है, ये हमारे क्या करेंगे इसको एक्टिव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आपको यहाँ तक याद रखना है। ठीक है, तो यहीं पर ले आके आपको इसको छोड़ना है। अब बात करते हैं इंट्रिंसिक पाथवे की। इंट्रिंसिक पाथवे में मान लीजिए कि हमारे जो ब्लड वेसल्स है इसमें कट लग गया, कट लगा तो तुरंत यहाँ से ब्लड ऐसे रिलीज होना यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे जैसे ही यहाँ से ब्लड रिलीज होना स्टार्ट हुआ तुरंत हमारे जो फैक्टर नंबर 12 रहते हैं ये क्या हो जाते हैं एक्टिवेटेड फॉर्म में आ जाते हैं। तुरंत यहाँ पे एक्टिवेटेड, ए फॉर एक्टिवेटेड फॉर्म में आ गया। अब हमारे जो 12 नंबर फैक्टर है ये क्या करते हैं, जो हमारे फैक्टर नंबर रहते हैं 11, फैक्टर नंबर 11 को क्या कर देते हैं एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हमारा क्या करता है, ये हमारा 11 नंबर फैक्टर को 11 नंबर जो फैक्टर है यह इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है, हमारे 12 नंबर फैक्टर इसको क्या कर देते हैं एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि जो हमारे फैक्टर नंबर 9 रहते हैं वह हमारा एक्टिवेटेड फॉर्म में तब आएगा जब यह यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो हमारे जो फैक्टर नंबर 11 ए हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फैक्टर नंबर ए को एक्टिवेटेड फॉर्म में करने के लिए। फिर इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे भी आपको ध्यान देना कि यहाँ पे जो 10 नंबर फैक्टर है उसको एक्टिवेटेड कौन करेगा, एक्टिवेटेड फॉर्म में करने के लिए जो हमारे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होते हैं उसको बोलते हैं 9A। ये क्या करेगा, अब यहाँ पे भी देखिए 10 जो हमारा 10 था फैक्टर नंबर यह भी हमारा एक्टिवेटेड फॉर्म में आ गया। यहाँ पे भी जो हमारा फैक्टर नंबर 10 था यह भी हमारा एक्टिवेटेड फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि मतलब कि प्रोथ्रोम्बिन जो है, सॉरी, कि हमारा जो फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन है यह एक्टिवेटर यहाँ पे
आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे अब यह होगा कि जो ए हमारे फैक्टर नंबर 10 है, ठीक है, ए जो फैक्टर नंबर 10 है एक्टिवेटेड फॉर्म में है, ये क्या करेंगे जो हमारे फैक्टर नंबर सेकंड है, फैक्टर नंबर सेकंड है, इसको क्या करेगा, फैक्टर नंबर सेकंड को बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन बोलते हैं। फैक्टर नंबर 2 को क्या करेंगे, यह एक्टिवेटेड फॉर्म में कर देंगे, मतलब 2A में कन्वर्ट कर देंगे, जिसको बोलते हैं थ्रोम्बिन बोलते हैं, थ्रोम्बिन बोलते हैं। फिर इसके बाद क्या होगा कि जो हमारे ये थ्रोम्बिन है, ये क्या करेंगे जो फाइब्रिनोजन है, फाइब्रिनोजन जिसको बोलते हैं फैक्टर नंबर फर्स्ट है, इसको क्या करेंगे ए कन्वर्ट कर देंगे, ए कन्वर्ट कर देंगे ये हमारा फाइब्रिन में, फाइब्रिन जो फैक्टर नंबर हमारा 13 में कन्वर्ट कर देंगे, जिसके वजह से क्या होगा यहाँ पे एक क्लॉटिंग ऐसे जाल जैसा बन जाएगा, जिससे कि ब्लड वेसल्स के अंदर ऐसा बन जाएगा, जिससे कि हमारी ब्लड जो है हमारे वेसल्स के बाहर नहीं आ पाएंगे। तो आपको याद रखना है, पहले आपको एक्सट्रिंसिक पाथवे याद रखना है। एक्सट्रिंसिक पाथवे तब होगा जब हमारे वेसल्स में ट्रॉमा होगा, ठीक है, टिश्यू ट्रॉमा होगा। तो जैसे टिश्यू ट्रॉमा हो गए, अभी तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आप याद रखिए कि अभी यहाँ पे कोई इंजरी नहीं हुई है, तो उस टाइम में हमारे जो जितने सारे फैक्टर हैं ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कट लगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, कट लगा, तुरंत हमारे फैक्टर नंबर 3 तुरंत एक्टिवेट हो जाएंगे। अब ये हमारे जो फैक्टर नंबर 3 है, ये क्या करेगा फैक्टर नंबर 7 को, यह इनएक्टिव फॉर्म में था तो इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। अब हमारे जो फैक्टर नंबर 7 है जो एक्टिव फॉर्म में है, ये क्या करेगा फैक्टर नंबर जो 10 है इसको क्या करेगा तुरंत एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ तक आपको याद रखना है। अब आप यहाँ देखते हैं जो इंट्रिंसिक पाथवे है, इंट्रिंसिक पाथवे में जैसे ही मान लीजिए कि यहाँ पे डैमेज हुआ, एंडोथेलियल डैमेज हुआ, तो यहाँ से ब्लड रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे रिलीज हुआ तो हमारे 12 नंबर जो फैक्टर है ये इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, तो ये इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो हमारे एक्टिवेटेड फॉर्म में हमारा 12 नंबर फैक्टर है, ये क्या करेगा तुरंत जो 11 नंबर फैक्टर है इसको क्या करेगा एक्टिव फॉर्म में कर देगा। ठीक है, अब हमारा जो 11 नंबर फैक्टर है ये क्या करेगा फैक्टर नंबर 9 को ये क्या करेगा इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। फिर हमारा जो एक्टिवेटेड फॉर्म में ये हमारा 9A फैक्टर है, ये क्या करेगा फैक्टर नंबर जो 10 है इसको क्या करेगा एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो हमारा जो एक्सट्रिंसिक पाथवे था और इंट्रिंसिक पाथवे था, इसमें देखिए 10 नंबर फैक्टर एक्टिव फॉर्म में दोनों के आ चुके हैं। ठीक है, जैसे ही दोनों आ जाएंगे फिर क्या करेंगे, ये दोनों क्या करेंगे जो 10 नंबर फैक्टर हैं ये क्या करेंगे फैक्टर नंबर 2 को इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बन गया। अब जो हमारे थ्रोम्बिन है ये क्या करेंगे जो हमारे फाइब्रिनोजन होते हैं फैक्टर नंबर फर्स्ट है इसको क्या करेगा फैक्टर नंबर 13 में कन्वर्ट कर देगा, जिसके वजह से क्या हो जाएगा यहाँ पे क्लॉटिंग हो जाएगी, फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल क्लॉट। यहाँ पे क्या हो जाएगा क्लॉटिंग हो जाएगा। जब यहाँ पे हमारा फैक्टर नंबर 13 एक्टिव हो जाएगा, क्लॉटिंग हो जाएगी, तो यहाँ से ब्लड निकलना बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से काम करता है। तो इसको बोल दिया हमने एक्सट्रिंसिक पाथवे इतने को, ठीक है, इसको बोल दिया हमने एक्सट्रिंसिक पाथवे, इसको बोलते हैं हम कॉमन पाथवे बोलते हैं। तो आपको रखना याद कॉमन पाथवे, ठीक है, ये आपको याद रखना। तो इस तरीके से काम करता है। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में इसको बता सकते हैं, मैं आपको नोट्स में दिखा देता हूं जो मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको देख के यहाँ से लिख लीजिए। मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बता दी है। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत बेझिझक बता सकते हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोगुलेंट ड्रग। तो मैंने बताया कोगुलेंट ड्रग ऐसे होते हैं जो कोगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब कि ब्लड का थंका बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसको बोलते हैं कोगुलेंट ड्रग बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको 2 ड्रग पढ़नी है। एक हमारे विटामिन के डेरिवेटिव्स हैं, इसमें आता हमारा विटामिन K1 आता है और हमारा विटामिन K3 आता है। विटामिन जो K होता है यह ब्लड क्लॉटिंग के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसमें जो K1 है यह हमारा ऑब्टेन किया जाता है प्लांट से, और हमारा जो विटामिन K3 है यह हमारा सिंथेसाइज किया जाता है, ठीक है, लेबोरेटरी में। ठीक है, इसमें 2 आते हैं हमारे, एक फैट सॉल्युबल आते हैं, एक वाटर सॉल्युबल आते हैं। तो आपको पढ़ना इसमें सिर्फ आपको पढ़ना है यहीं पे जो मेनिडाइओन है और एस्टामेनिडाइओन, आपको यहाँ पे 2 ड्रग ए पढ़नी है, आपके सिलेबस में दिया गया है। और हमारा जो मिसलेनियस है, मिसलेनियस में इतने सारे ड्रग है, लेकिन आपको पढ़ना है इसमें से कोई नहीं है, सिर्फ आपको यही 2 ड्रग पढ़नी है। तो इन्हीं 2 ड्रग के बारे में आइए देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे मेनिडाइओन
इसका स्ट्रक्चर मैंने बना दिया, जिसको हम विटामिन K3 बोलते हैं। तो स्ट्रक्चर यहाँ पे बना, इसको यहाँ से आप बना सकते हैं। इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं। जो मेनिडाईओन है, ये क्या करता है कि जो विटामिन K है, विटामिन K को क्या करेगा, एक्टिव कर देगा, जिससे कि हमारा जो है फैक्टर नंबर जो 7 है, फैक्टर नंबर 9 है और 10 है, और जो हमारे फैक्टर नंबर आते हैं, फैक्टर नंबर 2 है, इसको क्या करेगा, इनके संथिस को बढ़ा देगा। जब इनका संथिस बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि जो ब्लड क्लॉटिंग है यह हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा ब्लड वेसल्स थी, यहाँ पे डैमेज हो गई। अब यहाँ से क्या होने लगा, ब्लड रिलीज होने लगा। ठीक है, ब्लड रिलीज होने लगा तो क्या होगा कि जैसे ही हम मेनाडाईओन देंगे तो ये क्या करेगा, मेनाडाईओन क्या करेगा, ये क्या करेगा, जो क्लॉटिंग फैक्टर नंबर रहते हैं, फैक्टर नंबर हमारे 7, फैक्टर नंबर 9 और 10 और 2 फैक्टर नंबर, इनके क्या करेगा, इनके संथिस को क्या करेगा, बढ़ा देगा। जैसे इनका संथिस बढ़ जाएगा तो यहाँ ब्लड क्लॉटिंग क्या हो जाएगी, यहाँ ब्लड क्लॉटिंग ऐसे बढ़ जाएगी। जब ब्लड क्लॉटिंग यहाँ पे हो जाएगी तो हमारा ब्लड यहाँ बाहर नहीं निकल पाएगा। तो इस तरीके से इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, 2 मार्क्स में पूछा जाता है। आगे बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। इसका यूजेस है कि जब प्रोथ्रोम्बिमिया होता है, मतलब कि जब प्रोथ्रोम्बिन की कमी हो जाती है तब इसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हाँ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, ठीक है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के रूप में भी इसका हम यूज़ करते हैं विटामिन के। हम बात करते हैं एस्टोमेनोडाईओन के बारे में। इसको हम अदर नाम से भी जानते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने 2 नाम लिख दिया है। एस्टोमेनाफेटोन बोलते हैं और इसका दूसरा जो नाम है डाइविटामोन के बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 नाम इसका आप जरूर से याद रखिएगा। इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बना होता है, इसमें नैप्थालीन जो होता है इसके न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, आप पहले भी पढ़ चुके हैं। यह हमारा एक प्रकार का सिंथेटिक विटामिन होता है, उस क्लास का मतलब होता है, उस मेंबर का होता है। आगे बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। जैसे मैकेनिज्म आपने मेनाडाईओन का लिखा वही सेम लिखेंगे। ये क्या करता है कि जो हमारे फैक्टर नंबर 7 रहते हैं और 9 रहते हैं और 10 और जो 12 है, इनके संथिस को क्या करेगा, बढ़ा देगा। जब इनका संथिस बढ़ जाएगा तो ब्लड क्लॉटिंग भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यही आपको लिखना है। इसका हम यूज़ कब करते हैं देख लेते हैं। तो इसका यूज हम कोगुलेशन के लिए करते हैं, मतलब कोगुलेंट ड्रग के रूप में यूज करते हैं। और अगर किसी भी पर्सन के अंदर विटामिन के की डिफिशियंसी हो जाती है तब भी इसका यूज करते हैं। अगर हाइपोथ्रोम्बिमिया हो गया, मतलब कि हाइपो का मतलब होता है डिक्रीज, प्रोथ्रोम्बिमिया का मतलब होता है प्रोथ्रोम्बिन। अगर किसी भी पर्सन के अंदर प्रोथ्रोम्बिन अगर घट गया है, ठीक है, उसको बढ़ाने के लिए, उसके संथिस को बढ़ाने के लिए हम एस्टोमेनाडाईओन देते हैं। बात करते हैं हम एंटी कोगुलेंट ड्रग के बारे में। एंटी का मतलब होता है अपोज, कोगुलेंट मतलब होता है कोगुलेशन। जो कोगुलेशन के अपोज काम करे उसको बोलते हैं एंटी कोगुलेंट ड्रग बोलते हैं। तो आप आसान भाषा में समझ सकते हैं, ऐसे ड्रग जो क्लॉटिंग को क्या करें, इनहिबिट करें, उसको बोलते हैं एंटी कोगुलेंट ड्रग बोलते हैं। तो मैंने डेफिनेशन लिख दिया है, 2 ड्रग विच प्रिवेंट कोगुलेशन। ऐसे ड्रग जो ब्लड कोगुलेशन को प्रिवेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं एंटी कोगुलेंट ड्रग भी बोलते हैं। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं कि हमारे ये जो ड्रग होते हैं ये क्या होते हैं कि दे आर आल्सो नोन एज ब्लड थिनर। इसको बोलते हैं ब्लड थिनर, क्योंकि ये ब्लड क्या करते हैं, ब्लड को थिन बनाने का काम करते हैं। क्योंकि ब्रेक डाउन डेंजरस ब्लड क्लॉट, ये क्या करते हैं, ब्लड क्लॉट को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। मान लीजिए कि हमारी ब्लड की वेसल्स है, इसके अंदर क्या हो गया, ब्लड क्लॉट हो गया। अब इस जो ब्लड क्लॉट हुआ है इसको क्या करेंगे, जब ये ड्रग देंगे, ये ड्रग क्या कर देगा, इस ब्लड को थिन कर देगा। थिन करेगा मतलब थिन कैसे करेगा, ये ब्लड क्या होंगे, इनको क्या करेगा, ब्रेक डाउन कर देगा, ऐसे ब्रेक डाउन कर देगा। जब ब्रेक डाउन कर देगा तो ये क्या हो जाएंगे, थिन हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा गया है, यहाँ से देख सकते हैं। आगे बात करते हैं एंटी कोगुलेंट ड्रग के बारे में। एंटी कोगुलेंट ड्रग आपको 3 इसमें मेडिसिनल में पढ़नी है। एक वारफेरिन है, एक एनिसडाईओन है, एक क्लोपिडोग्रेल है। ठीक है, ये आपको 3 ड्रग यहाँ पे पढ़नी है। सबसे पहले बात करते हैं वारफेरिन, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। जो वारफेरिन है, इनमें 2 वर्ड जो वार्फ और एरिन है,
ये दो वर्ड से मिलके बना है। वार्फ जो हमारा था ये कहाँ से डिस्कवरी हुआ उसके नाम से लिया गया। वार्फ का मतलब होता है विस्कॉन्सिन एलुमनी रिसर्च फाउंडेशन, ठीक है। यह मतलब कि रिसर्च फाउंडेशन एक प्रकार का है, यहाँ से इसको डिस्कवर किया गया था। और जो लास्ट में हमारा एरिन वर्ड है यह इंडिकेट करता है कि इसमें काउमेरिन एक हमारी रिंग अटैच रहती है। तो यहाँ पे दिखा देते वारफेरिन का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें ये हमारा है काउमेरिन रिंग इसको बोलते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, जो हमारा वारफेरिन है एक प्रकार का ओरल एंटीकोगुलेंट ड्रग होती है। ये क्या करती है कि जो ब्लड कोगुलेशन है उसको प्रिवेंट करने का काम करती है। मान लीजिए कि कहीं भी ब्लड वेसल्स हमारी है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स में मान लीजिए यहाँ पे ब्लड का थक्का जम गया है, जैसे ही हम वारफेरिन देंगे, वारफेरिन क्या कर देता है इस कोगुलेशन को क्या करेगा, इसको कोगुलेशन को ब्रेक कर देगा, ठीक है। ऐसे कोगुलेशन को ब्रेक कर देगा तो ये क्या होगा, यहाँ से कोगुलेशन जो है ये हमारा प्रिवेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है, या बोल सकते हैं वारफेरिन क्या करता है, ब्लड को थक्का बनने से रोकता है, ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है, ठीक है। यही आप यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है। और आपको याद रखना है कि जो हमारे वारफेरिन है इसको आल्सो नोन एज विटामिन के एंटागोनिस्ट, इसको बोलते हैं विटामिन के एंटागोनिस्ट। विटामिन क्या करता था, विटामिन के क्या करता था कि ब्लड कोगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था। मैंने अभी कोगुलेंट वाले में बताया है, ठीक है। विटामिन के कोगुलेशन करवाता है, लेकिन विटामिन के खिलाफ हमारा वारफेरिन काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर इसका बना दिया, यहाँ से देख सकते हैं। आगे बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। जो हमारे वारफेरिन होते हैं, जो क्लॉटिंग फैक्टर हमारे होते हैं, उनको क्या करता है रिड्यूस कर, उनको कम कर देता है, इनहिबिट कर देता है। इस तरीके से आप यहाँ पे बता सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया है पूरे तरीके से, ठीक है। आपको जो क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 2 रहते हैं, 7 फैक्टर हो गए, 9 फैक्टर हो गए, 10 फैक्टर हो गए, इन सभी को सिंथेसिस को क्या कर देता है, कम कर देता है हमारा वारफेरिन, ठीक है। यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने लिख दिया है कि हमारे जो विटामिन के होते हैं जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्विनोन बोलते हैं, ये हमारे क्या रहता है एक्टिव फॉर्म में रहता है, ठीक है। यह क्या होता है कि जो गामा ग्लूटामाइल कार्बोक्सिलेज है ये हमारी एक प्रकार की एंजाइम है, इसके प्रेजेंस में हमारा विटामिन के जो है एपो ऑक्साइड में मतलब कि इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और हमारा फिर एक क्या होता है कि विटामिन के जो एपो ऑक्साइड है ये हमारा हाइड्रोक्विनोन मतलब विटामिन के मतलब एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ऐसे, ठीक है। ये हमारा तब होता है कि यहाँ पे जब हमारा जो NADH है ये हमारा NAD में कन्वर्ट होता है, प्रेजेंस ऑफ किसके, विटामिन के रिडक्टेज के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि जैसे ही हमारा A यहाँ पे कन्वर्ट होता है, ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे कन्वर्ट होता है, फिर यहाँ पे हमारा विटामिन के रिडक्टेज है क्या करता है कि यहाँ पे जो NADH है इसको क्या करेगा NAD में कन्वर्ट कर देगा। तो तुरंत कैसे हमारा फैक्टर नंबर रहता है 2, 7, 9 और जो हमारे 10 रहते हैं फैक्टर नंबर, ठीक है, ये क्या होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, ये तुरंत एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये क्या करते हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे जब वारफेरिन देंगे तो वारफेरिन जैसे ही देते हैं तो हमारा जो NADH है यह NAD में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा और ना हमारा जो एपो ऑक्साइड है यह हाइड्रोक्विनोन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। जब ये आगे कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो हमारे जो इनएक्टिव फॉर्म में ये हमारे क्लॉटिंग फैक्टर थे ये हमारे एक्टिव फॉर्म में नहीं जा पाएंगे, तो हमारा ब्लड क्लॉटिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे रुक जाएगा। तो इस तरीके से हमारा वारफेरिन काम करता है। तो आइए इसके सार के बारे में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कि हमारा वारफेरिन का स्ट्रक्चर मैंने बता दिया है। यहाँ पे एक हमारा काउमेरिन ग्रुप काउमेरिन रिंग रहती है और एरोमेटिक रिंग यहाँ पे लगी रहती है और एक हमारा कीटोन चैन होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं हमारा जो काउमेरिन रिंग है ये हमारे एंटीकोगुलेंट ड्रग की एक्टिविटी के लिए बहुत ही इसेंशियल होती है, ठीक है। अगर हम इसको जो हमारा काउमेरिन ग्रुप है अगर हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, तो हमारी ड्रग की एक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, अगर जो हमारा OH ग्रुप यहाँ पे लगा है 4 नंबर पोजीशन पे, ठीक है, ये अगर हम इसको हटा देते तब भी हमारी ड्रग की एक्टिविटी घट जाती है, मतलब कि यह भी हमारा क्या होता है इसेंशियल होता है ड्रग की एक्टिविटीज़ के लिए। आगे बात करते हैं जो हमारा SH ग्रुप होता है, ठीक है। SH ग्रुप जो है अगर हम क्या करते हैं कि यहाँ पे रिप्लेस करते हैं इस जगह पे, ठीक है, रिप्लेस करेंगे तो ड्रग की एक्टिविटी क्या होगी वह हमारा डिक्रीज हो जाएगी। जो हमारा 4 नंबर
पे हमारा OH ग्रुप लगा है, ये हमारे ड्रग की एक्टिविटी के लिए इसेंशियल होता है। आपको यह पॉइंट याद रखनी है। जैसे ही क्या करेंगे, इस पर हम SH ग्रुप ऐड करेंगे इस जगह पे, तुरंत क्या होगा कि ड्रग की एक्टिविटी हमारी घट जाएगी। अब बात करते हैं एरोमेट्रिक रिंग की। जो हमारा यहाँ पे एरोमेट्रिक रिंग है, यह हमारी क्या होती है कि एरोमेट्रिक रिंग एंड लॉन्ग एल्किल चैन इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ ड्रग। अगर हमारे एरोमेटिक जहाँ पे रिंग लगी है, यहाँ पे क्या करते हैं, एक लॉन्ग एल्किल चैन अगर हम ऐड कर देते हैं तो उस टाइम क्या होगी कि हमारी जो ड्रग की एक्टिविटी है वह हमारी बढ़ जाएगी। और यहाँ पे आगे देख लेते हैं, जो हमारा यहाँ पे लगा है कीटोन चैन। कीटोन चैन भी हमारे ड्रग की एक्टिविटी के लिए इसेंशियल होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई हम एल्किल चैन ऐड कर देते हैं तो उस टाइम क्या होगी, ड्रग की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो वही यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए आपको पूरा एक फिर से समझा देते हैं कि जो हमारा काउमेरी रिंग है, ये हमारी ड्रग की एक्टिविटी के लिए इसेंशियल होता है। अगर हम इसको रिप्लेस कर देते हैं तो ड्रग की एक्टिविटी हमारी घट जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पे जो हमारा 4 नंबर पे हमारा OH ग्रुप लगा रहता है, यह भी हमारी ड्रग की एक्टिविटी के लिए इसेंशियल होता है। अगर इसको हम हटा के यहाँ पे SH ग्रुप ऐड करते हैं तो उस टाइम ड्रग की एक्टिविटी घट जाएगी। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं एरोमेटिक रिंग। अगर एरोमेटिक रिंग को यहाँ से हम रिप्लेस कर दे, हटा देते हैं, यहाँ पे एक एल्किल चैन ऐड कर देते हैं तो इस टाइम ड्रग की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। आगे बात करते हैं जो हमारा कीटोन चैन है। कीटोन चैन क्या होता है, यह भी हमारे ड्रग की एक्टिविटी के लिए, एंटीकोगुलेंट ड्रग की एक्टिविटी के लिए इसेंशियल होता है। अगर यहाँ पे लॉन्ग एल्किल चैन हम ऐड करते हैं उस टाइम ड्रग की एक्टिविटी हमारी घट जाएगी। आई होप आपको सार समझ में आ गया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। आइए इसके सिंथेसिस के बारे में समझते हैं। सिंथेसिस आपको ध्यान रखनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक हमारा होता है मेथाइल सैलिसिलेट होता है। मेथाइल सैलिसिलेट क्या करता है, जो हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड है, इसके प्रेजेंस में हमारा यह कन्वर्ट हो जाता है मेथाइल एसिटाइल सैलिसिलेट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर क्या होता है कि हमारा जो मेथाइल एसिटाइल सैलिसिलेट है, यह क्या होता है कि फिर आगे चेंज हो जाता है हमारा 4 हाइड्रोक्सी काउमेरिन में चेंज हो जाएगा। फिर क्या होगा कि हमारा जो वेंजाइल एसीटोन है, इसके प्रेजेंस में हमारा ए कन्वर्ट हो जाता है वारफेरिन में। तो आपको इस तरीके से याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। इसका यूज मान लीजिए कि हमारे ब्लड की वेसल्स में अगर मान लीजिए ब्लड की क्लॉटिंग हो गई है, वेंस में अगर क्लॉटिंग हो गई है, इस क्लॉटिंग को रिमूव करने के लिए हम क्या देते हैं, वारफेरिन ड्रग देते हैं। मतलब कि जो हमारी वारफेरिन है एक हमारी एंटीकोगुलेंट ड्रग है जो कोगुलेशन को प्रिवेंट करती है। तो इसके यूज में लिख देंगे। अब बात करते हैं एनिसडाइओन के बारे में। एनिसडाइओन इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बना होता है। एनिसडाइओन में यूजेस और मोड ऑफ एक्शन सेम आप वारफेरिन की तरह ही लिख करते हैं। हम क्लोपिडोग्रेल ड्रग के बारे में, यह भी हमारा एंटीकोगुलेंट ड्रग है। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बना होता है। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में यही लिखेंगे कि जो हमारा ADP रिसेप्टर होता है, जिसको बोलते हैं एडेनोसिन डाइफॉस्फेट रिसेप्टर, इस रिसेप्टर से हमारा क्या करता है, ये ड्रग बाइंड करेगा। और बाइंड करेगा जैसे ही ये क्या करेगा, जो ब्लड प्लेटलेट एग्रीगेशन है, मतलब जो प्लेटलेट एग्रीगेशन मतलब कि वहाँ पे जमा होने से, प्लेटलेट्स को जमा होने से क्या करेगा, उसको रोक देगा। तो इस तरीके से आप इसका मोड ऑफ एक्शन यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। इसके यूजेस में आप लिख देंगे कि यह हमारा अगर किसी पर्सन को अनस्टेबल एंजाइना हो गया। अनस्टेबल एंजाइना कब होता है कि जब हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर कोगुलेशन, यहाँ पे मान लीजिए ब्लड का क्लॉट हो गया है, तो उस टाइम क्या होता है, अनस्टेबल एंजाइना हो जाता है, तब उस टाइम हम यूज करते हैं। और अगर किसी पर्सन को स्ट्रोक हो गया है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया है, तब भी हम इसका यूज करते हैं। और इसके साथ साथ अगर किसी भी पर्सन को हार्ट डिजीज़ हुई है, कोई भी हार्ट डिजीज़ हुई है, उस टाइम हम क्या करते हैं, इसको हम देने का काम करते हैं। तो इस वीडियो में इतना था। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।